सुनील भारती मित्तल का नाम सुना है कभी? हाँ सर, इनका भी नेतृत्व है। जैसे टाटा है, बिरला हाँ है, हाँ सर, इनको भी है। वैसे ही भारत में एक और शख्सियत है जिसे बोला जाता है सुनील भारती मित्तल। ठीक है, उनके बहुत सारे काम हैं, उनमें से उनका काम है जैसे आप लोग एयरटेल के नाम से जानते हैं। और एयरटेल जो है आपकी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास एयरटेल का सिम ना होता। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तो इसी तरह से मित्तल साहब जो है वो बहुत सारे काम करते हैं। भारत में जो पैसे से संबंधित काम है, भारत में 3 संस्थाएं देखती वो काम जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक संस्था है आपकी बैंक। बैंक को कौन देखता है? आरबीआई। आरबीआई। पक्का ना? कि कोई और देखता है? नहीं, आरबीआई देखता है ना? तो बैंक को आरबीआई देखता है। दूसरा आपका विभाग होता है शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट को देखता है सेबी। और तीसरा आपका जो विभाग है वो है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। 3 ही होते हैं, एक होता है बैंक, एक होता है बीमा और एक होता है शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट को जो है संस्था देखती है वो हो गई सेबी, और बीमा को जो संस्था देखती है वो है आपकी IRDA। ठीक है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग आ रहे हो, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी IRDA जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये कौन सी संस्था है? भारत सरकार की। ठीक है, भारत सरकार ये कहती है कि आप भारत में मेरे इन 3 क्षेत्रों में अगर आना चाहते हो, अगर बैंक में आना चाहते हो तो बैंक आपको जॉब देगा, आप जाओगे वहां पे, इंटरव्यू होगा, वो आपको जॉब देगा। शेयर मार्केट में जाओगे तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा जो आपका सेक्टर है वो है आपका IRDA का। और IRDA आपसे ये कहता है कि आप अगर हमारे साथ आना चाहते हो, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेक्टर कैसा है? ये सेक्टर सबसे पहले क्या है? रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड होने का फायदा आपको मैं बता देता हूँ। मार्केट में लोन संबंधित भी काम है, मार्केट में आपका जो है चिटफंड कंपनियां भी हैं, मार्केट में ऐसी भी कंपनियां जो आज आती हैं कल को चली जाती हैं। अब आपने एक कंपनी के साथ काम किया, मान लीजिए जो कि चिटफंड कंपनी है, उसमें आप ग्राहक का पैसा किसी में 5 साल में डबल हो रहा होगा, किसी में 7 साल में डबल हो रहा होगा, किसी में 2 ही साल में डबल हो रहा होगा। ठीक है, और आपने उस कंपनी के साथ काम किया, आपको तो नॉलेज थी नहीं, वो लोग आपको पैसा दे रहे थे, आपने काम करना चालू कर दिया, आपने घर वालों का, परिचितों का, सबका पैसा उसमें लगवाया। लेकिन क्योंकि आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ था, कोई आपको ट्रेनिंग नहीं थी, कोई आपके पास लाइसेंस नहीं था, इसकी वजह से आपको पता नहीं था कि आप किस संस्था के साथ काम कर रहे हैं। आगे जाके क्या होता है, वो संस्थाएं मार्केट से गायब हो जाती है, और उसके बाद आपका जो पब्लिक होता है वो आपसे पूछती है कि मेरा पैसा कहाँ है। ठीक है, इसीलिए पिछले कई सालों से क्या, अगर हम देखें तो 1816 से भारत में 1816 से बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। 1816 यानी अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, और आज की तारीख में एक संस्था है IRDA, जिसने भारत में 24 कंपनियों को लाइसेंस दे रखा है। आप किसी भी कंपनी में काम करिए, 24, उन सब को देखने वाला एक ही संस्था है, IRDA। ठीक है, चाहे आप आज अगर आप यूपी, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी कॉलेज से अगर आप पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको क्या देगी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर कोई होगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको देगी, कानपुर वाला होगा तो कानपुर यूनिवर्सिटी देगी, यूपी का यूपी। ठीक है, यूपी वाला यूपी दे देगा। उसी तरह से ही आप भारत में इन 24 इंश्योरेंस कंपनियों में कहीं भी काम करिए, आप अगर एग्जाम देते हैं तो लाइसेंस आपको यही देता है, IRDA। और इसका एग्जाम भी एक ही जगह पे होता है, वो है तुलसियानी प्लाजा। वहां पे 3rd फ्लोर में तुलसियानी प्लाजा देखा आपने? ये लोग देखो, चर्च देखा है आपने? जी। चर्च आपका जो सिविल लाइंस का मेन चर्च है, देखा होगा। ठीक है, बस उस चर्च से थोड़ा पहले इधर हर्ष होटल है, व्हाइट कलर का जी। हर्ष होटल और होटल साकेत के बीच में आपका पड़ता है तुलसियानी प्लाजा, कॉफी हाउस। हाँ, कॉफी हाउस के अपोजिट। सामने। और आपका तुलसियानी प्लाजा में 3rd फ्लोर पे आपका एग्जाम होता है, दूल्हा घर के ऊपर सेंटर है, वो सेंटर, एग्जाम सेंटर। ठीक है,
तो आप सबसे पहले हमारे साथ आते हो, आप अगर इच्छुक होते हैं काम करने के तो आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, एग्जाम के लिए आपको हम नोट्स देते हैं, आपको हम एक 3 दिन की ट्रेनिंग में बुलाते हैं, जो कि आपकी ऑफिस में भी होती है और ऑफिस के साथ साथ जूम पे भी होती है, दोनों चीजों पे होती है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है और एग्जाम होते सार ही जैसे ही आप पास होते हैं आपके पास लाइसेंस आ जाता है। लाइसेंस आने के बाद आप काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये है पहली चीज। अब दूसरी चीज आपको मिलता क्या है, तो भारत सरकार कहती है कि मिनिमम लगभग 18% से लेके 35% तक आपको दिया जा सकता है पैसा। कितना? कम से कम 18% और अधिकतम 35%। और ये कौन रेगुलेट करता है? IRDA। भारत सरकार। ये हम रेगुलेट नहीं करते, क्योंकि पैसा किसको कितना देना है, किस प्लान में कितना कमीशन होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अब आपको पता है कि मार्केट में हम कुछ भी काम करें तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना बेचे घर पे पैसा नहीं आता। किसान भी अगर अपना गेहूं नहीं बेचेगा तो उसके घर पे सिर्फ गेहूं ही आएगा, उसको भी अपना गेहूं बेचना पड़ता है, तब जाके घर पे अन्य सामान आते हैं। और क्या करना पड़ता है उसके लिए? सुबह सुबह उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। अब इन सब चीजों के बाद ये आपका पहली चीज है, आपका परसेंटेज। दूसरी चीज आपकी होती है, वो होती है आपकी प्रमोशन। ठीक है, तीसरी चीज आपकी होती है, वो होती है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब है सम्मान। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 2 तरह से सम्मान होते हैं। एक तो IRDA आपको डोमेस्टिक लेवल पर सम्मानित करता है, यानी कंपनियां आपको इंडिया लेवल पर सम्मानित करती हैं, और एक आपके पास मौका होता है इंडिया के बाहर जाने का। ठीक है, 99% कंपनियों के साथ आप काम करते हैं तो वहां पर आपको इंटरनेशनल ट्रिप नहीं मिलती। केवल बीमा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, और कुछ MLM कंपनीज ऐसी हैं जो आपको फॉरेन ट्रिप देती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास मौका रहता है कि आप डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपको फॉरेन ट्रिप मिलती है। और हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? हम 3 ही चीजें चाहते हैं। हम काम करें, जितना काम करें हमें उतना पैसा मिले, जितना ज्यादा काम करें हमें उतना ही ज्यादा पैसा मिले। दूसरी चीज प्रमोशन हर व्यक्ति चाहता है। प्रमोशन कैसी होनी चाहिए? सोर्स वाली नहीं, केवल चेक लगा के पहचान लगा करके आप एक आध बार प्रमोट हो सकते हैं, उसके बाद जब अधिकारी बदलेंगे तो आपकी बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा लोगों का सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अब तीसरी चीज होती है आपकी, वो होता है रिकॉग्निशन, यानी कि आपका सम्मान। इन्हीं तीनों चीजों के लिए लोग काम करते हैं। और कोई चौथी चीज है तो बताइए। चौथी चीज अगर देखा जाए तो ये पहला ऐसा काम है जिसमें आपका कैपिटल नहीं लगा है, पूंजी नहीं लगा है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे अपना नाम बताइए। बैठ के बताइए। आकाश त्रिपाठी। दिनेश मौर्य जी। धनंजय कुशवाहा। ठीक है, धनंजय, दिनेश और आकाश। आपका गुड नेम? ओम प्रकाश मौर्य। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, धनंजय कुशवाहा। नहीं, धनंजय कुशवाहा। धनंजय, दिनेश और आकाश। ठीक है, मैं बोलूंगा अभी फिर से। ठीक है, तो मैं आप लोग को बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से बताइए आकाश, अभी आप क्या करते हो इस समय करेंटली? अब क्या सोच रहे हो आगे के लिए? जॉब करता हूँ GST ऑफिस में। GST ऑफिस में आप जॉब करते हैं। ठीक है, कहाँ GST ऑफिस किधर है? ये विलेज आयकर विभाग। आयकर विभाग हो गया ये वाला ना, ये हनुमान मंदिर के इधर वाला। ठीक है, तो आप मान लीजिए वहां पर है, आपका GST से रिलेटेड हो गया काम। ठीक है, कितना कमा लेते हो अभी? 12 से 15 हजार रुपये आप कमा लेते हैं। ठीक है, आपका डियर अभी क्या करते हो? अभी साग सब्जी करते हैं। हाँ, आपका काम है वेजिटेबल का, और आप है अभी देखा जाए आप है बिजनेसमैन। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं। कितना कमा लेते हो डियर?
बस 10-15 हज़ार। ठीक है, 10-15 हजार आप कह रहे हो कि 10 से 15 हजार रुपये आप भी अर्न कर लेते हैं। अभी आप क्या करते हो? मैं रियल एस्टेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, आप रियल एस्टेट में आप अकाउंटेंट, आप सर्विस करते हैं। जी। ठीक है, कितना अभी सैलरी मिलता होगा? 15 से 17। ठीक है, 15 से 17 हजार आपका सैलरी होगा। ठीक है, आप ये जितने भी काम कर रहे हैं, इन काम में आप लोगों से मिलते हैं। हमारा काम क्या है? लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, और लोगों को मिल करके हम कुछ ना कुछ तो समझाते हैं। ठीक है, कोई आपसे सब्जी लेने आ रहा है, उसके साथ भी आपका रिलेशन बन सकता है अगर थोड़ा सा आप हाथ आगे बढ़ाते हैं। 2 शब्द अगर आप किसी से मीठे बोलेंगे तो उससे आपका रिलेशन बनेगा। ठीक है, आप जीएसटी में है, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, आप उनके पास जाते हैं, आपको क्या करना है? अपना नया काम उनको बताना है। ठीक है, कि सर अब मैं ये काम भी करता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति जितने ज्यादा काम करता है उतना ज्यादा ही उसकी इनकम की संभावना होती है। ठीक है, आप लोगों में देखिए एक चीज कॉमन है, जीएसटी का मतलब आपका हो गया आपकी बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस ही है, इसमें भी जितना चाहे आप कमा लीजिए, मौका तो पूरा ही है। नहीं, जॉब है ना सर, ठीक जॉब है। है, जॉब है। जॉब है, लेकिन जीएसटी के लिए जो लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पे आप उनको बिजनेस समझिए, हाँ। केवल जॉब मत समझिए। ठीक है, क्योंकि वो इंसान है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं हम मिल किससे रहे हैं? हम मिल रहे हैं ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से। ठीक है, और ये इंसान जो है इंश्योरेंस खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं इंश्योरेंस? ये या तो एजेंट से खरीदते हैं या आज की तारीख में बैंक से खरीदते हैं। 2 लोगों से जरूर खरीदते हैं, या तो एजेंट से या तो बैंक से। तो आपको ये देखना है कि वो एजेंट मैं क्यों नहीं, वो एजेंट मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर वो व्यक्ति है जो इंश्योरेंस कहीं और ले रहा है, बैंक से ले रहा है, पोस्ट ऑफिस से ले रहा है, तो जब वो उससे ले सकता, मुझसे क्यों नहीं ले सकता? सिंपल सा थ्योरी है और कुछ नहीं। दूसरी चीज, ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि इंश्योरेंस में आपको 2 तरह की इनकम होगी। एक तो आपको फर्स्ट ईयर इनकम होगी और एक आपकी इनकम होगी रिन्यूअल की इनकम। यानी अगर मैंने किसी को 10 साल का प्लान सेल किया तो पहले साल मान लो अगर उस पर मुझे 20% मिल रहा है, तो अगले साल मुझे 3%, 5% या 8% उस पर आना है। फिर कब तक आना है? 12 साल तक। जब तक वो पॉलिसी पे वो बंदा पैसा जमा करता है, करेगा। यानी हम मेहनत करेंगे एक बार और पैसा हमारे पास कई सालों तक आता रहता है। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, आपकी पॉलिसी बढ़ती जाती है। आपका काम क्या है? उसको रिमाइंड कराना, भाई टाइम से पैसा जमा कर दे। क्यों टाइम से जमा कर दे? अगर नहीं जमा करेगा तेरी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर जो सुरक्षा है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। जैसे गाड़ी का बीमा होता है, अगर गाड़ी का बीमा नहीं कराएंगे तो पुलिस क्या करेगी? चालान कर देगी। वैसे इंसान के साथ क्या है, अगर उसे कुछ हो गया, वो टाइम से पैसा नहीं जमा करेगा तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो आप उसे पुश करते हो, पुश करने का फायदा क्या हुआ? वो अपना रिन्यूअल जमा करेगा। रिन्यूअल जमा करेगा तो आपको क्या मिलेगा? किसी प्लान में 8%, किसी में 5, किसी में 3, ये आपका रिन्यूअल का कमीशन आएगा। ठीक है, अब इसका फायदा समझिए। इसका फायदा ये है कि आप लोग अभी जहां पर भी हैं, आप जहां पर भी हैं, ये लोग अगर इस व्यक्ति को आपसे सब्जी लेनी है तो आप सब्जी ही दे सकते हो, आप कुछ और सब्जी की दुकान पे नहीं दे सकते। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आप अगर जीएसटी का काम कर रहे हो तो आप जीएसटी तक ही सीमित हो, आप सैलरी तक ही सीमित हो। ठीक है, और अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप केवल अकाउंट में ही उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम अपनी चाहिए तो आपको हर आदमी में अपना कस्टमर दिखना चाहिए, और आपका काम क्या है? उसको सबसे पहले इन्फॉर्म करना। सबसे पहले क्या चीज होती है? इन्फॉर्म, बेचना नहीं। ठीक है, जैसे सपोज आप जो है, आपके पास मान लीजिए एक कैसे लगाते हैं, जमीन पे लगाते हैं, ठेले पे लगाते हैं, कि शॉप है, जमीन पे लगा दें, इकट्ठा भी लगा देते हैं। अगर आपकी सब्जी दिखे ही ना तो कोई कैसे खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो वैसे ही सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब हम नया काम चालू करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करना चालू करते हैं। इन्फॉर्म करने के 3 तरीके। उनको फोन करके आपने बताया कि डियर या भाई, मैंने एक नया काम, अपना एक नया बिजनेस चालू किया है जो कि मेरा इंश्योरेंस से संबंधित काम है।
मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ बेहतरीन चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें भविष्य में बताऊंगा। मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं उसको केवल क्या कर रहा हूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैं ये काम करता हूं। ठीक है, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे सब्जी लेनी है कि नहीं लेनी है, मेरे लिए ये जरूरी है कि सब्जी कहाँ बिकती है। अगर सब्जी कहाँ बिकती है मुझे पता होगा तभी तो मैं जाके खरीदूंगा जी। और अगर ये सब्जी अपनी छुपा के बैठे होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनके पास कौन सी वेजिटेबल है। ठीक है, तो आपके पास ये काम है। अब इस काम का फायदा देखिए जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आपने मुझे नाम बताया दिनेश। हाँ सही है ना। अब दिनेश मुझे बताओ आप कि आप अगले 10 साल में आपको देता हूं, आप अगर दुनिया के सबसे धीमे आदमी होंगे, सबसे धीमे इंसान, तो भी 10 सालों में अगर आप इंश्योरेंस बेचने निकले तो आप कम से कम कितने कस्टमर बना सकते हैं? कम से कम 10 साल में दिन होते हैं 3650। 100 कस्टमर। एक कस्टमर की बात नहीं कर रहा और एक साल की भी बात नहीं कर रहा, कितने साल की बात कर रहा हूं? 10 साल की। तो 10 साल में क्या हम 100 कस्टमर बना सकते हैं? क्या बहुत टफ काम है? सही में बहुत टफ काम है। 10 साल में 100 कस्टमर बनाना क्या कठिन काम है? नहीं, 1 साल में होते हैं सर। 1 साल में बनाने वाले। ठीक है, हम तो 10 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको नियम बताता हूं। अच्छा, ऐसा होता होगा कि आपके पास कोई बंदा आता होगा या आपके पास कोई बंदा आता होगा तो बार बार आता होगा जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उससे अच्छे से बात करते हो जी। ठीक है, आप उसे धोखा नहीं देते, आप सब्जी खराब नहीं देते, आप चेहरा देख करके कहते हो कि भैया मेरे पे विश्वास पे ले जाओ, इसमें कोई भी चीज खराब नहीं है, तो वो दुकानदार आपके पास बार बार आता है। तो IRDA जो है वो एक सर्वे करता है और IRDA के सर्वे में ये पाया गया है कि एक कस्टमर आपसे अपने जीवन में 7 पॉलिसी खरीदता है। जैसे एक कस्टमर रोज सब्जी खरीद सकता है, वैसे ही एक कस्टमर अपने जीवन में आपसे कितनी पॉलिसी खरीदता है? 7। ये कब खरीदेगा कोई नहीं जानता, या तो खरीदेगा दिनेश या तो दिला देगा, अगर आप उसके साथ रिलेशन बस बना के रखो। बात नहीं समझ में आ रही है? मतलब एक कस्टमर देखो कैसा होता है, एक चाइल्ड प्लान होता है, एक इनकम वाला प्लान होता है, एक टर्म प्लान होता है, एक पेंशन प्लान होता है, फिर उसका कोई साला होता है, कोई जीजा होता है, कोई भाई होता है। जब आप उसको सर्विस देते हो तो क्या कहते हो? अरे दिनेश से ले लेना, दिनेश अच्छा बंदा है, दिनेश से ले लेना, आकाश से ले लेना, आकाश बहुत अच्छी सर्विस देता है, टाइम से मुझे रसीद दे देता है, उसको नॉलेज भी बहुत अच्छी है प्लान की, और वो मेरा बहुत करीबी आदमी है, मुझे 5 साल हो गए। होता क्या है बिजनेस में, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आपका नाम होना चालू हो जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी दुकान देख लीजिए, आप सोलाकी चले जाइए, आप माता दीन चले जाइए, माता दीन घीवर बनाएगा इसका लोग इंतजार करते हैं। माता दीन जब बनाएगा, मतलब वहां तिलकुट मिलेगा, समझ रहे ना, माता दीन चौक की बात कर रहा, तो वो कितने पुराने हो गए? वो 60-60 साल 80-80 साल पुराने हो गए। तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है तो आपकी सेल भी बढ़ती चली जाती है। अब इसको समझिए, दिनेश ने कहा कि हम 10 साल में 100 कस्टमर बना सकते हैं, और मैंने एग्री किया कि दिनेश 10 साल में 100 कस्टमर बना सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उसने 10 साल में 100 कस्टमर बनाए और 7 पॉलिसी पे फोकस किया, कितने पे? केवल 7 पॉलिसी पर कस्टमर, चाहे वो दे या दिलाए। और ऐसा होता है, हमने भी लोगों को दिया और दिलाया भी, हर आदमी ऐसा करता है। ठीक है, अगर आप इस पे काम कर लें तो दिनेश टोटल पॉलिसी कितनी सेल हुई आपकी? 700। ठीक है, अगर किसी से साल का मिनिमम प्रीमियम 25,000 पे काम किया जाए, यानी 2,000 रुपए महीने का वो जोड़ ले लगभग, तो साल के अगर 25,000 के प्रीमियम पे काम किया जाए और आपको 700 पॉलिसी मिली है, 700, कोई 30 की भी हो सकती है, कोई 32 की भी हो सकती है, कोई 20 की भी हो सकती है। अगर एवरेज हम 25,000 पकड़ ले तो 700 पॉलिसी
25,000। कितना प्रीमियम आया होगा? 1.75 करोड़। 1.75 करोड़। और जिस दिन आप हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपए का काम कर लेते हैं, हम आपको बना देते हैं ईगल एडवाइजर। और ईगल एडवाइजर को एवरेज कमीशन जो है 30% के आसपास, अगर आप यही वाला प्लान बेचिए 11-12 साल वाला, तो आपको लगभग 30% का इंसेंटिव आता है। तो 1,75,00,000 का 30% कितना हो गया? बताइए। लगभग 42 तक जाएगा। लगभग 42 लाख तक जाएगा। 1,75,00,000 का वीडियो सब निकालिए। माइनस कर दे 7.5 लाख माइनस कर दीजिए 60 लाख में से। 60 लाख में से 7.5 लाख माइनस करिए। 61 लाख से हाँ भाई, ये हुआ 62 लाख। 62,50,000 ये आपने कमाया है। 62,50,000 रुपए कमाया है। एक दिन में नहीं कमाया है, 10 साल में। 10 साल में कमाया है। अगर तब भी आप एवरेज निकाल लीजिए तो आपके पास 1 साल का जो पैसा आया है वो आया है 6,25,000 रुपए। और यही एकमात्र ऐसा काम है जहां पर केवल जुबान से बात होती है। ठीक है, आपने कोई दुकान नहीं खरीदी, कोई माल खराब होने का डर नहीं है। कंपनी के ऑफिसेस 260 ऑफिसेस है। और ऑफिस ये कोई चिटफंड वाले ऑफिस नहीं है, ये लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस है। लाइफ इंश्योरेंस में कौन इन्वॉल्व है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? अगर कोई कस्टमर हमसे पॉलिसी लेता है तो हम उसे 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स की रिबेट भी देते हैं। यानी भारत में बीमा क्षेत्र को संगठित करने के लिए भारत सरकार कस्टमर को मदद करती है, वो पुश करती है कि तुम अगर बीमा क्षेत्र से पॉलिसी लोगे तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स की रिबेट भी दूंगा। अब आप किसी आदमी से मिल रहे हो जो शिक्षक है या कोई भी है, आप अगर उसे बोल रहे हो कि भैया मैं भारतीय एक्सा में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता हूँ, मुझे आपका समय चाहिए, एक दिन आपसे मिलने आऊंगा, ज्यादा वो क्या बोलेगा? मैंने बहुत ले रखा है। हो सकता है आपको समय भी दे दे। और मैं कौन सा आपसे कह रहा था कि आप पूरे 100 साल में 1,000 लोग को कस्टमर बनाइए। आप 10 साल में, वही जो दिनेश ने कहा, मैंने उसी पे काम किया। दिनेश ने बोला 10 साल में हम 100 कस्टमर बनाएंगे और उन 100 कस्टमर को 7 पॉलिसी पे काम करेंगे। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो 62,50,000 रुपए आपका ये है। और याद रखिएगा, ये मैंने अभी आपको समझाया है, केवल मैंने जो आपको अभी समझाया है वो है आपका फर्स्ट ईयर कमीशन। अभी मैंने रिन्यूअल की बात ही नहीं करी, ये तो केवल पहले साल का कमीशन मैं जोड़ करके आपको बता रहा हूं कि जो भी आपने माल बेचा होगा, जो भी पॉलिसी किया होगा, उसका पहले साल का जो कमीशन है वो आपके पास 62,50,000 आया। ठीक है, अब आपने टोटल काम कितना किया है? ये अगर इसका आपको अगले 10 साल केवल 3% रिन्यूअल का कमीशन आ जाए, केवल 3%, केवल आप उनका रिन्यूअल जमा कराते रहिए और केवल 3% आपको 2.25 करोड़ का रिन्यूअल कमीशन आ जाए, तो ये पैसा कितना हुआ? 3.25 करोड़, सॉरी 2.25 करोड़ का ये पैसा आपका हो रहा है 4,75,000। सही है? 4,75,000 अगले 10 साल तक आएगा अगर हम काम ना भी करें तो। ये तो केवल रिन्यूअल की बात कर रहा हूं। तो अगर आप इन सबको जोड़ डालो कि 10 साल में आपने फर्स्ट ईयर कमीशन ये उठाई और 10 साल तक अगर ये भी उठा लिया
तो ये पैसा आपका पहुंच गया लगभग 1 करोड़ के आसपास, यानी 1,75,00,000 रुपए का आपने बिजनेस किया, केवल पहले साल का बिजनेस जोड़ रहा हूं, मतलब जो 10 सालों में आपने किया, और आपके पास रिन्यूअल और सारी चीजें मिला करके 1 करोड़ रुपए आ रहा है। बीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आता है एक आध दिन के लिए नहीं आता, वो आता है तो लंबा सोच के आता है कि मैं लंबे समय तक काम करूंगा, एक ऐसा काम जिसमें मैं लोगों को सर्विस दूंगा। सर्विस क्या है? 2 ही है, एक तो उनका टाइम से रिन्यूअल जमा करा दीजिए, और दूसरी सर्विस होती है इनकेस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी के माध्यम से आप क्लेम सेटलमेंट फॉर्म कंपनी के पास जमा करा दीजिए, ठीक है। और ये छोटा मोटा काम नहीं है, किसी की डेथ पर उसके घर पे जाना और उसके घर को संतावना देना कि आप परेशान मत होइए, आपके हस्बैंड ने मेरे से 8-10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का बीमा कराया था, वो टाइम से पैसा जमा करते थे, भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होना, ये प्लान ऐसा था, ये प्लान ऐसा था, आप केवल ये फॉर्म पे साइन करिए या ब्रांच आइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और कंपनी आपको क्लेम देगी। हमारा क्लेम सेटलमेंट है ये 99.05%, वन ऑफ द टॉप मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो हमारा है 99.05%। मतलब अगर हमने 100 लोग को पॉलिसी दी या 100 लोगों का हमारे यहाँ क्लेम आया तो 100 में से 99 यानी कि 1% भी नहीं छोड़ा हमने 99.05% लोगों को क्लेम दिया है, जो भारत की टॉप 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट होता है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, हम पॉलिसी देने से पहले ही देख लेते हैं ज्यादातर कि हम किस व्यक्ति को पॉलिसी दे रहे हैं, ठीक है, वो सही है या गलत है, कि वो बीमा लेने लायक है या नहीं है, ताकि हमारे पास जल्दी कोई फेक क्लेम ना आए, जिससे कि हम सुधरा हुआ काम करें। और पहले हमारे आंखें कौन है? पहली हमारी आंखें आप ही लोगों, पहले आदमी तो आप ही हो ना भाई। आप किसी को इंश्योरेंस अगर दे रहे हो तो आप उसे देखोगे कि भाई आप स्वस्थ हो, कोई आपकी दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है आपको। जब आप सब कुछ देख दाख के उसको पॉलिसी देंगे तो जल्दी क्लेम नहीं आएगा। बहुत आया तो क्या आएगा? एक्सीडेंट क्लेम आएगा कि अचानक से डेथ हो गई। उस सिचुएशन में तो 99% है, एक्सीडेंट की डेथ में तो ना कस्टमर की गलती है ना कंपनी की गलती है, तो क्लेम सेटलमेंट हमेशा हाई रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। बट मैंने जो आपको समझाया, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? ये बिल्कुल ऐसे है, एक साल में अगर दिनेश आपने 100 कुंटल अगर आलू बेचे तो क्या इसकी गारंटी है कि उसका 3% आपको अगले 10 साल तक आएगा? नहीं आएगा। यहाँ आ रहा है, और ये हम नहीं दे रहे क्योंकि ये बीमा क्षेत्र है, ये केवल आपको नहीं मिल रहा, ये सबको मिलता है, आप अकेले नहीं है। वो चाहे LIC का एजेंट हो, चाहे वो टाटा का हो, चाहे बिरला का हो, चाहे वो मित्तल साहब का हो, हर कंपनी का एडवाइजर को फर्स्ट ईयर कमीशन, रिन्यूअल कमीशन, कॉन्टेस्ट और ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन आपका फायदा क्या है? ये ऑफिस है आपके पास, सपोर्ट के लिए आपके पास अनिल है, मैं हूँ, आप है, और यहाँ पे ब्रांच मैनेजर है मिस्टर प्रवीण शर्मा जी, जो हमारे क्लस्टर हेड है, कई सारी ब्रांचेस को वो देखते हैं। और आपका प्रमोशन भी आगे, प्रमोशन होने के बाद आपको और भी सुविधाएं मिलेंगी जो हम आपको ट्रेनिंग में बताते हैं। अब मुझे आप अपनी क्वेरी बताइए कि आपके मन में क्या है, आपके मन में कोई क्वेरी है? और सबसे पहले करना, कहाँ बच नहीं पाएंगे, जितने भी सही लोग हैं, आप पैन कार्ड हर जगह लगा हुआ, 1 रुपए आपने मेरे यहाँ दिया, समझिएगा, 1 रुपए आपने मेरे यहाँ दिया, कल को आपको बैंक से मान लीजिए आपने 1-1 रुपए करके आपने 10 रुपए दे दिया बैंक में, मान लीजिए कल को आपको मिला 20 रुपए बैंक से, तो कितना बढ़ के मिला आकाश? 10 रुपए बढ़ के मिला, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है, किसकी? जो बंदा जमा कर रहा है, तो 5 लाख रुपए से अगर उसकी ज्यादा आय है तो उसको 20% टैक्स देना है, उसको 20% टैक्स देना है इनकम टैक्स का, अगर न्यू रेजिमी में जाए तो, ठीक है। अब कितना बढ़ के मिला? 10 रुपए बढ़ के मिला।
₹10 में से 20% चला गया तो कितना बचा? 8 रुपए। और ये ₹10 तो आपका मूलधन था, तो आपके पास आए 20 रुपए, लेकिन जेब में कितना आया? 18 रुपए। ठीक है, हमारे यहाँ आपने 1-1 रुपए जमा किया, 10 रुपए हमारे यहाँ भी जमा किया, हमने आपको 20 रुपए दिए, लेकिन मेरा 20 रुपए आपकी जेब में पूरा आएगा, क्योंकि मेरे पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना है। पहला रीजन ये है जिसकी वजह से लोग बीमा क्षेत्र में पैसा जमा करते हैं। दूसरी चीज, बीमा में कई सुविधाएं होती है, बहुत ध्यान से सुनना। इसी में दिनेश एक चाइल्ड प्लान होता है, बच्चों का प्लान, एक चाइल्ड प्लान होता है। आपने बच्चे के लिए 10 रुपए जोड़ा 10 सालों में, ठीक है, और सब कुछ अच्छा रहा तो 20 रुपए मिल जाएंगे अंतिम में उसकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि पिता ने या मदर ने 1-2 साल पैसा जमा किया और वो नहीं रहे, 1-2 साल पैसा जमा किया और चले गए, कोविड की वजह से, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, कैसे भी चले गए, तो अगर ये जो 20 रुपए मिलना था, मान लो 15 साल बाद, 20 साल बाद, अगर ये 20 रुपए अभी दे दूं परिवार में तो कैसा रहेगा? किसी ने 2 रुपए मेरे यहाँ दिया और उसको 15 साल बाद, 18 साल बाद 20 रुपए मिलना था, अगर वो 20 रुपए में अभी दे दूं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर मैं आगे के पैसे भी जमा कर दूं और उस बच्चे को बड़ा होने पर जो 20 रुपए मुझे देने थे वो फिर से दे दूं, तब कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लोग बीमा इस वजह से लेते हैं। बीमा केवल कोई पैसा डबल करने की स्कीम नहीं है। बीमा ये कहता है कि तुम्हारे ना रहने पर, भले मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हें अमीर ना कर पाऊं, भाई अमीर करना है, अमीर तुरंत अगर अमीर होना तो जुआ खेलना पड़ेगा, ठीक है, या सुबह खेलिए शाम तक में अमीर हो जाए, अमीर होंगे या तो जो होना होगा, ठीक है, अमीर होंगे। और अगर लंबे समय में अमीर होना है तो आप बैंक जाइए, बीमा जाइए। लेकिन बीमा ये कहता है कि आपको मैं भले बहुत अमीर ना बना पाऊं, लेकिन आपके ना रहने पर मैं आपके परिवार वालों को गरीब भी होने नहीं दूंगा, इसीलिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। और मैंने आपको चाइल्ड प्लान का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, और वो लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जोड़ते हैं, आरडी करते हैं। अब वो आरडी जमा कर रहा है 2-2 हजार रुपए की, और उससे कुछ हो गया तो बैंक क्या करेगा, आरडी में जितना उसने पैसा जोड़ा था 1 साल 2 साल, वो आरडी प्लस ब्याज उठा के उसके नॉमिनी को दे देगा। सेम हमारे यहाँ वो पैसा जोड़ रहा था, लेकिन उसने लिया था चाइल्ड प्लान, हमने उसको जो 15-20 साल बाद पैसा मिलना था वो पैसा अभी दे दिया, वो भी पूरा। उसके बाद आगे के जो 8-9 प्रीमियम बचे थे वो भी हमने जमा किए, और फिर बच्चा बड़ा हुआ तो उसे फिर से मैच्योरिटी दी। इसीलिए कभी भी आप अखबार उठाइए तो अखबार में लिखा होता है कि चाइल्ड प्लान हमें बच्चों के लिए जरूर लेना चाहिए। भाई चाइल्ड प्लान का मतलब होता है बच्चों के लिए बचत करना। अब ये आपका दिमाग है कि आप कहाँ बचत करो, आपका मन करे तो आप बैंक में जमा करो, आपका मन करे आरडी में जमा करो, आपका मन करे कि तो घर ही पे जोड़ लो पैसा। लेकिन सबसे बेहतर क्या है, अगर आप गौर से देखिए, सबसे बेहतर होता है बीमा क्षेत्र, जहां पर कम से कम ये चीज है कि मेरे ना रहने पर जो मैच्योरिटी आने वाली थी वो अभी आ जाएगी, और आगे का प्रीमियम भी कंपनी जमा कर रही है। फिर मैच्योरिटी, जब बच्चा बड़ा होगा, उस समय शादी के लिए, पढ़ाई के लिए पापा ने पैसा जोड़ा था, अब बच्चा फिर बड़ा हो गया तो वहां पे फिर से पैसा बच्चे के पास आ गया, तो उसकी पढ़ाई खराब नहीं होगी। अगर लड़की की शादी के लिए किसी ने पॉलिसी ली होगी तो वो दिक्कत नहीं आएगी। बस बीमा क्या कहता है, बीमा ये कहता है मुझे तोड़ो मत, मुझे तोड़ोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें कुछ अतिरिक्त फायदा दे रहा हूं। भाई मुझसे अगर कुछ फायदा ले रहे हो तो मेरे साथ बने रहो। तुम मेरे से अगर 5 साल का प्लान लोगे तो 5 साल चलाना, अगर 10 साल का प्लान लोगे तो 10 साल चलाना। हाँ, मैं तुम्हें बाहर निकलने का मौका दूंगा, लेकिन अगर मेरा साथ बीच में छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें उतना लाभ नहीं दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि फसल 6 महीने में बड़ी होने वाली थी, आपने 3 महीने में काट दिया, क्या मिलेगा? हर चीज को समय देना पड़ता है। तो एक वादा है, अगर आपने 10 साल का प्लान लिया, 10 साल चलाइए, समय से पैसा जमा
करिए, क्योंकि मैं भी एक वादा दे रहा हूं कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को मैं 2 बार ध्यान दूंगा। और ये मैं आपको 1-1 रुपए करके समझा रहा हूं, अगर इसको आप गौर से देखिए, लाखों रुपए। अगर किसी ने 50,000 रुपए जमा किया होगा तो यही 18वें साल में मेच्योरिटी आ रही होगी 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए। तो अगर उसकी डेथ हो गई तो 8.5 लाख हमने अभी घर पे दिया, आगे का प्रीमियम भी जमा किया, फिर मेच्योरिटी पे दोबारा 8.5 लाख रुपए दिए। ये कितना हो गया? ये हो गया 17 लाख रुपए। जबकि हो सकता है उसने हमें एक किस्त चुकाई हो 50,000, तो साल का 50,000 देके बीमा कंपनी जेब से 17 लाख रुपए निकला। अब आप मुझे बताइए, क्या हमें चाइल्ड प्लान लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? तो बीमा क्षेत्र में जब आप आएंगे, आपका सबसे पहले फोकस होगा कि जहां पर छोटे बच्चे हैं उसको समझाना कि भैया तुम्हारे पास 2-3 बच्चे हैं, अगर ये पढ़े लिखेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाई बिजनेसमैन का माइंड कहता है मेरे बिजनेस में आएंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मेरा लड़का आईएएस बनेगा, ठीक है, मैं अगर वेजिटेबल का काम कर रहा हूं, मेरा लड़का कभी भी सब्जी के काम पे नहीं बैठेगा। किसान क्या कहता है? मैं अपने लड़के को कभी भी किसान नहीं बनाऊंगा। क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता है बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती, ठीक है। और दूसरी बात है, खेत सीमित है, बच्चे 3 हैं, धीरे धीरे खेत बढ़ता चला जाता है और फिर धीरे धीरे इंसान अमीर नहीं होता, वो गरीब होते हैं। हर इंसान इसलिए चाहता है कि मेरा बेटा, अगर मेरे पास 2 बेटे हैं तो एक मेरे साथ रहे, लेकिन एक तो कहीं कुछ और काम करे। तो कुछ और काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? जब आप जोड़ेंगे। और जब आपको ये मौका मिले एक ऐसी चीज लेने का कि आप रहो ना रहो, पैसा जुड़ रहा है, तो व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? वो लेना चाहिए जो उसके काम का है। तो आप उसको क्या करोगे? कंपेयर करके दिखाओगे वहां पे कि भैया ये एक एसबीआई का बैंक का एफडी है, एक आरडी है और एक मेरा बीमा का प्लान, तुम समझ लो। उसको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे तो देखो, अगर मुझे कुछ होता है तो पैसा उतना ही उतना घर पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं देता हूँ तो ये बीमा क्षेत्र है, हमें वहां पर समझाना। और फेस वैल्यू किसकी बिकती है? आपकी बिकती है। अगर दिनेश पे लोग विश्वास करते होंगे, दिनेश की मार्केट अच्छी होगी, या दिनेश पे विश्वास नहीं करते होंगे तो दिनेश धीरे धीरे अपनी मार्केट बनाएंगे। एक दिन में नहीं बनेगी, धीरे धीरे अपनी मार्केट बनाएंगे, लोगों से अच्छे से बात करेंगे। जब कायदे से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, नॉलेज से बात करेंगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। भले आप कुछ भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है आपका बीमा क्षेत्र है। बीमा क्षेत्र में बस ये है, जितने ज्यादा लोगों को आप अप्रोच करेंगे, लोगों का काम क्या है दिनेश? कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता, ठीक है, कोई नहीं सुनना चाहता। कल अगर आप नए साल वाले दिन सिविल लाइंस निकलते तो आप देख सकते थे कि लड़के तीन लड़के बिना हेलमेट के बाइक पे घूम रहे होंगे और तीनों ने ड्रिंक करी होगी। सबको पता है कि उनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें खड़े होकर के प्रवचन सुनाइए तो वो आपको सामने से प्रवचन सुना देते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको उसमें आदमी चुनना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आप आ गए हमारे सेक्टर में, लेकिन आपने क्या किया? दिमाग दौड़ाया और अभी से लिस्ट बनाना चालू कर दिया। जैसे अभी आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद मान लो आपका एग्जाम कब आएगा? मान लो 20 तारीख को आएगा। हमारे पास कितने दिन है? 20 दिन। आपने लिस्ट अभी से बनाना चालू कर दिया, ठीक है। कस्टमर को अभी से आपने ऑफिस में लाना चालू कर दिया, मेरे से, इनसे, अनिल से, सबसे मिलवाना चालू कर दिया। आपको पता है कि मैं तैयारी करूंगा, मैं एग्जाम पास कर लूंगा, लेकिन क्यों ना मैं पहले ग्राहक भी अपने तैयार करके रखूं। क्यों रखूं? क्योंकि हर आदमी समय मांगता है। जब मिलूंगा तो क्या बोलेगा? तुरंत ले ले भाई, 20 को ले लेना, भाई 22 को ले लेना। तो आपके दिमाग में क्या रहता है दिनेश? यार चलो मेरा एग्जाम 20 तक आएगा, मैं और जोर लगाता हूं, मुझे एग्जाम तो पास करना ही है। क्योंकि कुछ लोग ना बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हाँ भी बोलेंगे ही बोलेंगे, यही नियम ही है। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। और हमें क्या करना है? हमें संभावित ग्राहकों की सूची बनानी है। आपको जो आदमी सीरियस ना दिखे, भाई सिंपल है, जो आदमी सीरियस नहीं है, जिसकी जेब में पैसा नहीं है,
जो दिन में 300 रुपए कमाता है और 100 रुपए अपने पे खर्च कर देता है, रोज शाम को पौआ मारता है, मुझे उस आदमी से बीमा की बात ही नहीं करनी भाई। जो इंसान अपने परिवार के लिए सोच नहीं सकता, मैं उससे क्यों बात करूंगा? मैं उससे बात करूंगा जो कि मुझे जेन्युइन दिखता है, जो अपने परिवार के लिए सोचता है। अगर आप गलत आदमी से बात करेंगे तो आप ही को उल्टा पड़ा देगा, और आप बाद में क्या कहोगे कि यार ये इंश्योरेंस तो बिकता नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बंजर जमीन पे तुम लगे हो खेती करने, आज इसे समझा के रखूंगा, ना वो अपने घर वालों को कुछ मदद करता है, वो जितना कमाता है उतना उड़ा देता है, उसकी बीवी जाकर के कहीं पे बर्तन धो रही होगी, कहीं पे जाके काम कर रही होगी, किसी तरह से अपना घर चला रही है, और तुम उसके हस्बैंड को इंश्योरेंस समझा रहे हो। उसको समझाने से कुछ नहीं होगा। आपको संभावित ग्राहक, हर व्यक्ति नहीं, संभावित ग्राहकों की आपको सूची बनानी है कि किससे मुझे मिलना चाहिए, किससे मुझे बाद में मिलना चाहिए। तो पहले मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसे उदाहरण दे देता हूँ, तुम्हारा ग्राहक आ गया, तुम्हारा दूध का काम है, तुम्हारा दूध का काम है, तुम्हें पता है ये भैंस जो है या ये जो गाय है 14 लीटर दूध देती है, और उसी के बगल में जो है एक ऐसी गाय है जो तुम्हें पता है ये 1 किलो भी नहीं देने वाली, 1 लीटर भी नहीं देने वाली, ठीक है? तो तुम पहले कहाँ जाओगे? जहाँ दूध मिलता है, जहाँ दूध देती है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? किसके पास पैसा है, किसके पास एक से ज्यादा काम है, किसके जो है भाई भी ठेला लगा रहा है और उसके 3 ठेले और लगे हुए हैं, किसका परचून का भी काम है और सब्जी का भी काम है, इसके घर पे कुछ एक आध लोग जॉब भी करते हैं, ठीक है? ये बच्चों को अच्छे से पालना चाहता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा गेम है लिस्ट बनाना। मैं लिस्ट बनाना चालू कर दूंगा। वो लिस्ट इलाहाबाद की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, वो कहीं की भी हो सकती है, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूंगा? लिस्ट बनाऊंगा। और लिस्ट बनाने के बाद उसमें क्या छाटूंगा? सबसे पहले कि उसके पास पैसा है या नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये आप सबको आजकल पता होता है कि यार वो आदमी क्या करता है, उसके पास पैसा है या नहीं है। अगर उसका दिनेश आपके साथ रिलेशन हाई होगा, मतलब रिलेशन बढ़िया होगा, और उसके पास पैसा भी हाई होगा, तो वो आपकी बात सुनेगा। अगर आपके साथ उसका रिलेशन लो होगा और उसके पास पैसा भी लो होगा, तो वो आपको कुछ नहीं देने वाला। एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से आपका रिलेशन भी उसके साथ बहुत अच्छा नहीं है। तो जहां रिलेशन अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, पहले आप उससे मिलोगे। फिर आप उससे किससे मिलोगे? जिसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है लेकिन पैसा कम है, फिर आप उससे मिलोगे, जहां आपको छोटी पॉलिसी मिलेगी, ठीक है? फिर आप किसके पास जाओगे? फिर आप अननोन लोगों से बातें करना चालू करोगे, क्योंकि तब तक आप क्या हो चुके होगे? परिपक्व। क्योंकि अननोन आदमी कैसा होता है? अननोन आदमी होता है जिसे आप जानते ही नहीं हो, आपने उससे अप्रोच किया, तो जब आप किसी आदमी से जानते नहीं हो सकता है वो आपको कैसा जवाब दे, हो सकता है आप उस समय क्या हो? कच्चे खड़े हो, और वो एक प्रहार करे और आप टूट जाओ, तो आपका फिर किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसने ऐसा जवाब दे दिया। तो आप पहले उन लोगों के पास जाते हो जहां से आपको ये उम्मीद कम होती है कि मुझे ये व्यक्ति पलट के जवाब नहीं देगा, क्योंकि आप वहां जाओगे तो आपकी बिजनेस उठने की संभावना ज्यादा है, ठीक है? बातें समझ रहे हो आप मेरी? आपके पास जो जीएसटी से रिलेटेड आप देखोगे कौन अच्छे लोग हैं, किसका आपके पास डेटा है, किसको ऑफिस ला सकता है, कौन अधिकारी है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको मैं ऑफिस ला सकता हूँ। क्यों ऑफिस ला सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं उसको ऑफिस लाया तो ऑफिस में बहुत लोग हैं जो उसको समझा सकते हैं। धीरे धीरे आप इतने परिपक्व हो जाते हो कि आप भी समझाने लग जाते हो, ठीक है? आपके पास सेल्स कमिश्नर, सॉरी सेल्स नहीं, इनकम टैक्स कमिश्नर होते थे संदीप, जो वहां के थे देहरादून के, ठीक है? वो उनकी मिसेज मेरी एडवाइजर थी, अब तो ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है? जब मैं उनके पास आया करता था तो बहुत अच्छा, उनके घर पे, उनकी फैमिली में, उनकी सिस्टर जो यहाँ रहती है इधर, क्या नाम है आपका, ये अशोक नगर की तरफ, उनकी फैमिली से ही लगभग 15-20 लाख का बिजनेस जाता था, एक परिवार से ही 15 लाख रुपए जाते थे। ऐसे बहुत लोग हैं आपकी मार्केट में, जैसे डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर,
जो नॉर्मल डॉक्टर हैं आपके, जिनको आप लोग गाँव में जिनको आप लोग बोलते हो, जिनका बहुत ज़्यादा वो नहीं होता लेकिन पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, उन लोगों को भी बीमा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि एक नंबर का काम है। एक तो इनकम टैक्स की छूट मिलती है, ऊपर से जो पैसा वापस आता है वो भी कर मुक्त होता है, टैक्स उस पर कोई देना नहीं होता, तो लोगों को समझ में आता है। लेकिन मेन गेम क्या है? मेन गेम है लिस्ट बनाना, उनसे मिलना। अब मिलना कैसे? अकेले नहीं। स्टार्टिंग के 5-6 महीने बिना अपने मैनेजर के कभी भी किसी व्यक्ति से मत मिलिए, और पहली मुलाकात में कभी भी उसको प्लान मत समझाइए। पहली मुलाकात किस चीज के लिए होती है? अपॉइंटमेंट लेने के लिए, समय लेने के लिए। जैसे मान लो आपका मैं मित्र हूं, आप मेरे पास आए, या मुझे क्या करोगे? फोन करोगे। दो ही चीज करोगे, या तो फोन करोगे या मिलोगे। तो जब फोन करोगे या मिलोगे, क्या बोलोगे कि भाई एक नया काम मैंने स्टार्ट किया है, एक बेहतरीन काम है, लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, मैं उस विषय में तुमसे मिलना चाहता हूं, मुझे कल का कोई समय बताओ जहां हम आराम से शांति से बैठ सके। और आपको पता होगा कि आपके उसमें कैसा समय होता होगा, दोपहर का टाइम हो सकता है, कुछ बिजनेस में रात का टाइम हो सकता है। तो वो टाइम बोलिए, और टाइम हमेशा कौन से दीजिए? 2, ताकि वो एक टाइम चुने। 2 टाइम देने के यही फायदे होते हैं कि वो एक समय आपसे चुन लेता है, और वो समय पे आपको क्या करना है? आपको उससे मिलना है, लेकिन अकेले नहीं, किसी के साथ। और कोशिश करो, अगर वो ब्रांच आ सकता है, सिविल लाइंस आ सकता है, तो उसको अपनी बाइक पे बैठाओ और उसको सीधे ऑफिस ले आओ, भाई वहां पे चलते हैं, वहां पे शांति से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो जब वो शांति से सुनेगा, सब चीजें समझेगा, तो वो निर्णय लेगा। क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम है पैसा बचाना। कमा तो सब लेते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। और बीमा क्या करता है? उनको 2 गलत बात बोलता है, एक तो पैसा बचा लो, और दूसरा मरना सबको है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जिंदा रहेगा। अब आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, बस डेट ऑफ डेथ नहीं पता है, लेकिन एंड आपको नहीं पता है कि कौन सा दिन अंतिम होगा। वो कल का भी हो सकता है, वो आज का भी हो सकता है। और बीमा आपसे क्या कहता है कि मृत्यु से एक दिन पहले मुझे ले लो, और पॉलिसी इश्यू हो जानी चाहिए, मतलब कोई उसमें पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी वाला बीमा भी क्या कहता है? जब पुलिस वाला आपको डंडा मारे, उससे 1 घंटे पहले आपके पास एक कागज होना चाहिए हाथ में कि भैया अभी बीमा कराएं, ये देखो, ये हमारे हाथ में रसीद दिया है, बीमा हमारा हो गया है, अभी कागज लेने जाना है। तो नहीं मारेगा डंडा, चलो यार इसके पास रसीद है, एक नेशनल इंश्योरेंस है, 1 घंटे बाद तुरंत नहीं मिलता ना, पैसा देते हो, काटता है, फिर देता है, लेकिन वो रसीद क्यों देता है? कोई मिले तो उसको दिखा देना। बिल्कुल वैसे जब पुलिस डंडा मारे, इधर यमराज डंडा मारे, उससे पहले बीमा ले लेना चाहिए। और प्लान बहुत अच्छे होते हैं, पैसा भी बचता है, बीमा की सुविधा भी मिलती है, और बहुत अच्छे प्लान होते हैं। और अगर आप गौर से देखो, कोई हम 3 साल में पैसा नहीं डबल कर रहे हैं, और 3 साल में पैसा कोई नहीं डबल करता। जहां डबल होता है वहां वो बचता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। और आप ही के लोगों के बीच में लोग लालच दे दे करके लोगों से पैसा लेके निकल जाते हैं। तो जब आप उस आदमी से मिलोगे, तो आप उसको पहले अंतर बताओगे कि भैया पहले तो ये सुन लो, हम 3 साल में तुम्हारा पैसा डबल नहीं कर पाएंगे। ये बीमा क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र में लंबे समय में पैसा बढ़ता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ होता है तो ये इस तरह से प्लान काम करता है। अगर तुम्हें बीमा समझ में आए तो तुम लोग, नहीं समझ में आता है तो दूसरे आदमी से बात करो। हर आदमी को हर चीज समझ में नहीं आती, और हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको समझा के माने। मतलब आपने वहां पे मना लिया कि नहीं इसको जो है हम समझा के रहेंगे, कैसे नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो वो वाला काम हमारा नहीं है। हमारा काम है हम उस पर धीरे धीरे जो है उसको, आप जानते हैं ना, पत्थर पे भी धीरे धीरे पानी अगर पड़ता रहता है तो वहाँ भी कट जाता है पत्थर, एक धार बनना चालू हो जाती है। वैसे कस्टमर होता है, कस्टमर को जब आप किसी चीज के लिए 4 बार बोलते हो तो उसका धीरे धीरे मन कर जाता है। आप अगर अपनी दुकान पे भी देखो, यही होता ही, उसको बोलो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, 2-3 बार वो टालम टोल करता, फिर क्या कहता है? चलो अच्छा दे दो,
काम आ जाएगा, है ना। चलो आपने बोला मटर है तो क्या बोलेगा, मटर तो पहले पड़ा हुआ है। आपने क्या बोला, ये तो वो वाला है, ये तो वो क्या बोलते हैं लोकल वाला, ये बाहर से नहीं आया, ये वाला ले लो। आपने बोला, समझाया उसको, उसने कहा अच्छा वो वाला दूसरा था, ये दूसरा था, ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ये तो अभी अभी आया, ताजा है। तो उसके पास आधा 1 किलो पड़ा होगा तो भी 1 किलो ले लेगा आपसे। क्यों ले लेगा? क्योंकि आपने उसे समझाया अच्छे से। और ये कब होगा? जब धीरे धीरे आपके अंदर निपुणता आती जाएगी और आप इतने बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में IRD इन्वॉल्व है, भारत सरकार इन्वॉल्व है। वो पुश करती है कि लोग आपसे बीमा लें। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स की छूट है, पैसा जो वापस आता है वो कर मुक्त होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ? PF में, पोस्ट ऑफिस में और बीमा क्षेत्र में। 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है, मेनली। बाकी शेयर मार्केट में LSS है, वो अभी बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं है, और हर आदमी शेयर मार्केट में पैसा डालना नहीं चाहता, ठीक है। ये ओवरऑल है, आपका फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट होता है, आपको कुछ पूछना आप उससे पूछ सकते हो, कोई भी ऐसी चीज। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। अगर आपको लगे कि बिना मेहनत के कोई काम हो जाता है तो मुझे भी बताइएगा, और अगर होता है तो वो फिर लंबा नहीं चलता। जीवन बीमा अच्छा कितने साल तक लोग होता है? 40 साल, 50? 60 साल के आदमी का भी हो सकता है, 65 साल के आदमी तक का भी, छोटे बच्चे से लेके 91 दिन के बच्चे का भी हो सकता है। 91 दिन से लेके 65 साल तक के व्यक्तियों के लिए हमारे पास 3 महीने बाद रहते हैं। 91 दिन मतलब 3 महीने। अच्छा, 3 महीने के बाद कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम पॉलिसी जो है सालाना हम लोग 20,000 रुपये लेके चलते हैं। उसके पीछे मकसद है, ठीक है। मकसद उसके पीछे ये है कि आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति साल का 20,000 भी नहीं जोड़ पा रहा तो वो फिर बीमा क्षेत्र में शायद अगले साल पैसा भी जमा ना कर पाए। और बीमा क्या है? एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, बीमा एक अनुबंध है। वो ये कहता है कि भैया अगर 10 साल के लिए लिए हो और मुनाफा चाहते हो तो 10 साल चलाना। मुझे अगले साल ये मत कहना कि मैं अगले साल नहीं दे पाऊंगा, और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि अगले साल तुम कैसे दोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई इस साल तुम मुझे 20,000 दे रहे हो, अगले साल तुम्हें पैसा कब देना है? 12वें महीने में। तो क्यों ना अभी से तैयारी कर ले। आप उसको कहे भैया ये PNB बैंक है या SBI है, यहाँ जाओ और एक रिकरिंग खाता खोल लो मंथली वाला, एक रिकरिंग खाता खोल लो मंथली वाला, और वहां पर क्या करो, 1800 रुपये महीने का जमा करो। महीने का 1800 रुपये महीने का हो गया तो एक दिन का कितना हो गया? महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन का कितना हो गया? लगभग 60 रुपये, 60 रुपये ना शायद, है ना। तो एक दिन का उसने 60 रुपये अपने काम में से जोड़ना चालू कर दिया, और उसको क्या करता है, वो महीने में जाके 1800 रुपये बैंक में जमा कर देता है। साल भर के बाद क्या निकलेगा? 12 महीने का होता है साल। तो साल भर में उसको वहां पे उसने पैसा जमा किए 21,360 रुपये शायद, या 21,360 ही जमा किए उसने लगभग, हाँ। तो उसके पास ब्याज भी आया होगा 1 साल का बैंक से, तो बाकी पैसा रख ले, केवल वो जो 20,000 रुपये उसने हमें देने हैं वो ला करके यहाँ पे जमा कर दे। फिर से एक RD खोल ले बैंक में। तो RD क्यों खोल ले? क्योंकि अगर 1 साल बाद वो सोचेगा कि मुझे 20,000 देने हैं तो नहीं दे पाएगा। हर चीज का, आज अब मैं सैलरीड आदमी हूँ, मेरे पास भी हर महीने सैलरी आती है, और अचानक से अगर मेरा रिन्यूअल का प्रीमियम 1,10,000 आप मुझसे मांग लीजिए तो मैं इस महीने खाऊंगा क्या? तो मैं भी क्या करता हूं, मैं भी महीने का पैसा जोड़ता हूं, ठीक है। जो डेली कमाता हो क्या करेगा? डेली पैसा जोड़ेगा, और डेली पैसा जोड़ करके क्या करेगा? बैंक में बहुत सारी स्कीम होती है जहां पे डेली पैसा भी जुड़ जाता है, वहां डेली पैसा जोड़िए और महीने का फिर जोड़ करके जमा कर लीजिए, साल भर का जोड़ करके लाके दे दीजिए पैसा। और इससे क्या हुआ? बूंद बूंद से आपने सागर बनाना सीख लिया। पहले साल एक मुश्त जमा करिए बीमा क्षेत्र में, अगले साल से उसको क्या करिए, मतलब वही RD करके साल भर का लाके पलटी कर दीजिए। बैंक में जो पैसा आया
उसमें आपको 2-2.5 हजार ज्यादा मिल गया, ब्याज भी मिल गया, उस पैसे से अपना चाहे बच्चे का बर्थडे बनाइए, चाहे जो करना है करिए। बस ये 20,000 आपने अपनी लड़की के लिए या बेटे के लिए जोड़ना सीख लिया। नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो होना है वो तो होगा, ये सब जानते हैं। बचत करना बहुत महत्वपूर्ण है और आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। नहीं जोड़ेंगे तो दिक्कत में रहेंगे, ठीक है। अब वो चाहे LIC में जोड़े, चाहे हमारे यहाँ जोड़े, हमारा काम है उसे समझाना। बीमा क्षेत्र संगठित है, भारत सरकार हर कंपनी को देखती है, ठीक है, उतना ही देखती है जितना सबको देखना है। तो ये है, आपका कुछ और क्वेरी हो आप उससे पूछ सकते हैं। न्यूनतम मैंने आपको बता दिया, प्रीमियम हम लोग 20,000 प्लस GST लेके चलते हैं। अधिकतम कोई लिमिट नहीं होती है, जितना ज्यादा वो पैसा देना चाहे उतना पैसा वो दे सकता है। और किसके पास कितना पैसा हो कोई नहीं जानता। देखना हो तो कानपुर चले जाओ, ठीक है। स्कूटर से ही चलता था वो भी आदमी। अच्छा, वो दीवार वाला। हाँ ठीक है, तो पैसा कितना है कोई नहीं देख ही सकते हो आप लोग। आपको बस ये समझना है कि किसकी लाइजनिंग कैसी है, अच्छे से व्यवहार उससे करके, उसको ब्रांच ला के या उसको दिखा करके समझा करके आप दोगे। वो ना नुकर करेगा, आपका काम है उसको 2-3 बार 4 बार पुश करना। जहां उसको सही से दिमाग में बैठ जाएगा वो ले लेगा, और 4-5 बार अगर बोलने पर भी वो नहीं ले रहा है तो उसको बाद में अप्रोच करिएगा, छोड़ दीजिए कुछ समय। लेकिन सर 10 में 8 लोग तो ऐसे मिलेंगे, बोलते हैं यार मैंने ले लिया। कोई बात नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है। वो सब सिखाया जाएगा ना, कैसे जैसे बेचना आज जो है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बेचना कैसे है, बेचना सिखाएंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने केवल मोटा मोटा आपको एक ओवरव्यू दिया। बता दिए। हर चीज की ट्रेनिंग होती है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। गैप निकाला जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देता हूँ आपसे, किसी ने बच्चे के लिए प्लान ले रखा है, तो मैं उसको ये थोड़ी ना कहूंगा कि यार तुमने गलत किया। मैं उसको ये बोलूंगा आप एक बेहतरीन पिता हैं, आपने अपने बच्चे के लिए बहुत बढ़िया काम किया। अब मुझे ये बताइए कि आपको उस प्लान में मैच्योरिटी कितनी आएगी। तो उसने बताया, LIC के एजेंट ने बोला है मैच्योरिटी आएगी 8 लाख रुपए। कितनी आएगी? 8 लाख। आपने उससे पूछा कि ये आपका बच्चा कितने साल का, उसने बोला 3 साल का। आपने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ ये पैसा क्यों ले रहे हो, शादी के लिए। अच्छा ये बता तुम्हारे यहाँ आज शादी कितने में हो रही है। तो उसने बताया कि मेरे यहाँ अभी जो रिसेंटली शादी हुई है उसमें खर्चा आया है 10 लाख रुपए। तो आपने फिर पूछा कि ठीक है बेटी की शादी करोगे कितने साल बाद, तो उसने बोला 20 साल बाद, है ना, 3 साल की बच्ची है, 22-23 में शादी होगी। तो दिनेश मुझे बताओ कि आज से 20 साल बाद अगर किसी के घर में अभी 10 लाख में शादी हो रही है तो आज से 20 साल बाद कितने में शादी होगी? 30 लाख। कम से कम, बहुत कम कर लो, कम से कम 30 लाख और कम कर लो, नहीं सर 20 लाख की है। 30 भी छोड़ो तो 20 ही पकड़ो, डबल कर लो बस। 18-20 लाख। ये मैं उसको पुश कर रहा हूँ ग्राहक को, वो बोलेगा कि 30 लाख लगेगा यार, तुमने क्या बोला, अरे और कम कर लो यार 20 लाख मान लो। बिल्कुल मान लो ऐसा लड़का मिला है जो अभी कमाना सीखा है, हल्का लड़का है बिल्कुल, तो 20 लाख तब भी खर्च होगा? तो उसने बोला होगा। तो अब ये बताओ मेरे भाई, तुमने 8 लाख तो जोड़ लिए LIC वाले, बाकी का 12 कहां से आएगा? अब ये बताओ, अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल गया और शादी का खर्च 40 लाख आ रहा है तब क्या करोगे? क्या ये 8 लाख रुपए पूरा पड़ेगा? कहेगा नहीं यार 8 लाख तो पूरा नहीं पड़ेगा। तो भाई उस समय तुम्हें कोई जमीन बेचनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, फिर वो उधार उस बुढ़ापे में चुकाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम जीजा पैसा नहीं चुकाओगे तो जीजा गाली देंगे, साले का नहीं चुकाओगे तो साला। कोई भी रिश्तेदार। अब बैंक वाले शादी उदी के लिए पैसा नहीं देते हैं। आप होम लोन लोगे और होम लोन नहीं चुका पाओगे तो घर से जाओगे, होम लोन नहीं चुकाओगे तो घर से जाओगे, तो घर गया, लड़की तो चली गई अपने यहाँ, लेकिन तुम्हारा घर चला गया, तुम्हारी जमीन बिक गई, तो क्या ये 8 लाख रुपए पूरा पड़ेगा? भाई ये पूरा अगर नहीं पड़ेगा तो इसके अलावा तुम क्या ले सकते हो वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर आपने 50,000 रुपए की पॉलिसी उसको समझाना चालू किया,
अब लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, लेकिन मेरा काम है उसे उसकी आंखें खोल देना। क्योंकि भारत में दिक्कत यही है, सबको पता है कि यार मेरी जिम्मेदारियां इतनी है। अब देखो इसमें एक फायदा है यहाँ पे आकाश, अगर यही चीज मैं इसको 20 साल बाद बताऊं तो क्या कर लेगा ये? कुछ नहीं, आज से दुनिया निकल चुकी है। और यही चीज मैं उसको 20 साल पहले बता रहा हूं तो वो 2 मिनट के लिए सोचेगा नहीं। और जब आप उसको क्या करोगे, उसको जो 50,000 रुपए को आप 365 से डिवाइड कर दो, निकाल लो एक दिन का कितना आता है, निकालो कितना आता है, सोचो कितना आता होगा। कैलकुलेटर है आप लोग के मोबाइल में भैया, यूज करो। 50,000 का 365 से डिवाइड करो, कितना आएगा? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको उसकी आंखें खोलनी है और मैं आंखें खोल सकता हूं, आप भी खोल सकते हो। 50,000 इंटू 365 200 कुछ रुपए है। 200 कुछ रुपए। हाँ ठीक है, कहाँ सब्जी लगाते हो आप? हदगाम। अक्सर कोशिश क्या रहती है, एक जगह बैठ के बेचूंगा, यही होती है ना। ग्राहक तुम्हारे पास आते हैं कि तुम ग्राहक के पास जाते हो? नहीं, ग्राहक हमारे पास। तो जो ग्राहक के पास तुम जा सकते हो, क्या उनके पास जाते हो? और अगर चले जाते तो और अच्छे होते। तो ये क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे पास में कोई सोसाइटी है और उस सोसाइटी में 100 घर है और उन 100 के 100 घरों पे तुम दरवाजा खटखटाते हो और उनसे कहते हो कि भैया ये मेरा नंबर ले लीजिए, ये मेरा कार्ड है, नंबर ले लीजिए, आपको 100 रुपए से ज्यादा की सब्जी अगर लेनी हो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके घर पे आके दे दूंगा। और अगर तुमने 100 में से 30 घर भी पकड़ लिए तो तुम्हें सब्जी में मुनाफा पता है कितना है, कितना मुनाफा है? क्या तुम्हारे ग्राहक बढ़े कि घटे? ग्राहक बढ़े। और इस काम के लिए तुम्हारे इर्द गिर्द में कई ऐसे लड़के होते हैं जो खाली बैठे होते हैं। तुमने एक लड़के को काम भी दे दिया, तुम्हें अगर एक दिन में तुमने 20 घरों में सब्जी पहुंचाई और टोटल कितने का माल बिका होगा? ऐसा नहीं सब 100 वाले होंगे, किसी ने 150 की सब्जी ली होगी, किसी ने 250 की सब्जी ली होगी। टोटल माल बिका तुम्हारा 3,000 का इन घरों से, 20-25 घर से। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत बिल्डिंग है मार्केट में, अगर घर देखो बहुत है। मुझे नहीं पता कि तुम गांव में रहते हो, कहाँ रहते हो, लेकिन अगर गांव में रहते हो तो तुम सोचोगे चलो एक सिटी में भी ये काम करके देखा जाए। ठीक है, और अगर तुमने इसको कर लिया काम को तो तुम्हारा माल बिका 3,000 का और तुम्हें पता है कि इसमें मुझे कम से कम 50% का मार्जिन है सब्जी में। 40-50% से कम का मार्जिन नहीं होता सब्जी में, सही कह रहा हो? तो तुम्हारे पास कितना बचा एक दिन का? एक दिन का तुम्हारे पास 1,300 रुपए बचा। कितना बचा? 1,300 रुपए में से अगर 200 रुपए तुम उस लड़के को भी पकड़ा दो जिसने सब्जी वहां पहुंचाई थी तो उसका भी काम हो गया। 200 रुपए एक दिन का मतलब 6,000 रुपए। इतना तो मांग भी नहीं रहा होगा तुमसे। वो एक छोटा सा लड़का होता है 12 साल का, 13 साल का, जिससे तुमने कहा कि यार वहां तक सब्जी तुम्हें पहुंचानी है और ये लो मेरा पेटीएम नंबर, वहां पे खड़े होना, उनको कहना कि ये पेटीएम में पैसा डाल दो, और जो पेटीएम में नहीं डालेगा उससे 100 रुपए ला के मुझे दे देना। ठीक है, तुमने 2 फायदे किए। एक तो एक लड़के को काम दिया जो भटक रहा था कहीं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे तुम क्या कर सकते हो, तुम 2 लड़के रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 10 रख सकते हो। अमेज़न सब्जी बेच रहा है घर घर जाके, और हम आज भी वही ढाक के 3 बात पे बैठे हैं कि लोग हमारे पास आएंगे तो हम सब्जी बेचेंगे। ये हमारी दिक्कत है। अमेज़न यूएसए से आया और यूएसए से आकर के वो बोल रहा है 2 घंटे में तुम्हारे यहाँ जो तुम्हें लेना हो, ऐड आता है रोज टीवी में, क्या चाहिए, तेल चाहिए, क्या चाहिए, तुम्हारी लोकल दुकान से टाई अप करके जब तुम ऑर्डर मारोगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पार्ले जी का बिस्कुट चाहिए, तुमने एक ऑर्डर मारा 500 रुपए का, तो तुमसे चुनने का मौका दे रहा है उसमें कि पास वाली दुकान से, वो बन गई अमेज़न की दुकान, तुमने इधर ऑर्डर मारा, तुम्हारे ही बगल वाला जो गुप्ता जी है उसके पास अमेज़न का ऑर्डर पहुंचा और वहां से अमेज़न के बंदे ने माल उठाया और तुम्हारे घर पहुंचा दिया।
और ये एक हमारे यहाँ क्या है, अभी केवल हम सब्जी तक नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं तुम बड़ी सिटी में जाओ, वहां सब्जी बेचना भी बड़ा कठिन हो गया। बताइए। फ्लैगशिप जब प्लान था 27 तक था, अभी कंटिन्यू है कि नहीं, अभी तो बंद है। अभी बंद है? कंफर्म कर दे। अभी बंद है, जब कोई नई सूचना आएगी उसी में तुम उसको सील कर पाओ। यूलिप अगर बेचना हो तो 30 तारीख की डेट में बेचना। तुम्हारे ही कस्टमर की पॉलिसी वो ले जाएगा तो केवल इस वजह से ले जाएगा क्योंकि उसने उससे बोला है, टीवी में वो रोज बोलता है। करीना कपूर बोल रही है फोन पे से ही पॉलिसी ले लो, पेटीएम में भी अब पॉलिसी बिकने वाली लगी है, तो पेटीएम से लोग पॉलिसी ले रहे, सबसे ले रहे, तो तुमसे क्यों नहीं ले सकते? तुम्हें केवल क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो आप कल की तारीख में कुछ भी करोगे तो आप उसको ये बताओगे कि भैया ये मैं ये काम करता हूँ, लेकिन मैं ये काम भी करता हूँ। और जहां तुमने करना चालू कर दिया, धीरे धीरे उसको समझाना चालू कर दिया, उसको तुम्हारी बात समझ में आएगी। अगर समझ में आएगी और साल भर में वही नहीं है 10 कस्टमर, बस साल भर में अगर 10 कस्टमर पे तुमने काम कर लिया और उनको 7 पॉलिसी पे तुमने काम कर लिया कि 10 साल में मैं 7 पॉलिसी उसको बेचूंगा, बस इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें बहुत कस्टमर होंगे। और हैं लोगों के पास, जाओ जाके देखो। LIC के जो टॉप का एजेंट होगा इलाहाबाद का, पता है उसकी इनकम कितनी है? जैसे हम LIC के हम लोग सब लोग बोलते हैं LIC के टॉप के एजेंट की इनकम पता है साल की कितनी है? कितनी है? 1 करोड़ रुपए। तुम्हारे इसी इलाहाबाद में 12-12 करोड़ के बंगले हैं उनके। केवल अंतर क्या है, कोई बहुत ज्यादा तुमसे तेज नहीं है वो, केवल अंतर है कि वो तुमसे पहले आया है मार्केट में, बस उसको 20 साल हो गए हैं बेचते हुए। ठीक है, ये ना समझ में आए, ये बस अड्डा है तुम्हारा सिविल लाइंस वाला, सिविल लाइंस वाले बस अड्डे के तो सामने गली जा रही है, उस तरफ चले जाओ, तुम्हें 1-2 बंगले दिख जाएंगे जहाँ पे बाहर LIC लिखा हुआ है। LIC के एजेंट्स के बंगले हैं, 12-12 करोड़ के 8-8 करोड़ के बंगले हैं वो। दूसरे बाजार के पास बगल में बहुत है यहाँ पर, तुम्हें यहीं कहीं दिख जाएंगे सारे। लोक सेवा आयोग के पास तुम्हें मिल जाएगा BC मिश्रा जी का, जो कि इलाहाबाद के टॉप के सर का एजेंट। कहना है यही है कि आप भी वैसे बन सकते हो, वो 20 लेकिन साल आप पहले क्यों? यहाँ है, आप 20 साल बाद आप आ रहे हैं। ठीक है, तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बातचीत करते रहोगे, इस काम में कुछ जेब से वाला बंदा है।